माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ समझेंगे। गॉस लॉ समझना बहुत ही आसान है बच्चों। गॉस लॉ समझने से पहले आपने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। एरिया वेक्टर बच्चों जैसे एरिया फाइंड करते हैं वैसे ही हम लोग एक बार एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। सपोज कर लीजिए 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका एरिया हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड जो यूनिट वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा यानी कि के कैप होगा। तो एक ऐसा प्लेन जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर की हैं और जो कि एक्स वाई प्लेन में है उसके लिए एरिया वेक्टर होगा 20 के कैप। ठीक है, तो बच्चे बहुत ही आसान होता है एरिया वेक्टर फाइंड करना। एरिया वेक्टर में जो एरिया है आप वो एरिया देख लीजिए और जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर से उस एरिया में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिल जाता है एरिया वेक्टर। तो बच्चों सपोज कर लीजिए एक छोटा सा एरिया है और जो कि छोटा सा एरिया है वो है आपका DA। यह जो एरिया है वो कितना है, DA है। यह एरिया कितना है, DA। अब बच्चों यार सपोज कर लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में इस तरह से काम कर रही है जो कि E वेक्टर है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं फ्लक्स क्या होता है कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली E है तो DA वेक्टर जो है, यह जो DA वेक्टर है छोटा सा एरिया है इसलिए इसको DA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो DA वेक्टर के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो है E cos थीटा। तो हम लोग कहेंगे कि d फाई इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू DA। तो बच्चों E cos थीटा इंटू DA को हम लोग लिखेंगे E DA cos थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं d फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। d फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। तो बच्चों ये फार्मूला है, आपको लर्न रखना है, d फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी सरफेस से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाए तो हम लोग कहेंगे जितने भी छोटे छोटे d फाई हैं उन सबका सम। तो बच्चों फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम लोग ऐड करेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेट करते हैं मैथ्स की भाषा में। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई। नाउ इंटीग्रेशन d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA। नाउ वी कैन राइट दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA। बच्चों अब देखते हैं, सपोज कर लीजिए एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q का इस तरह से। तो बच्चों देखिए एक पॉइंट चार्ज है, ये प्लस Q का एक पॉइंट चार्ज है। इस प्लस Q के पॉइंट चार्ज के कारण इससे r डिस्टेंस पर अगर एक हम लोग इमेजिनरी स्फीयर को समझें कि इसके चारों ओर r रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर है जो कि डॉटेड ब्लू लाइन से दिखाया जा रहा है। तो बच्चों इस r डिस्टेंस पर, इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसी पॉइंट चार्ज के कारण से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नाउ बच्चों इस फार्मूले में जहां पर हमारे पास ये फार्मूला है फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। तो बच्चों देखिए अगर हम यहां पर ये छोटा सा डिफरेंशियल एरिया ले लेंगे, कौन सा, तो बच्चों देखिए ये छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिया जा रहा है जिसको हम लोग DA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों DA क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो DA वेक्टर ये है हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये ऊपर में है। तो E और DA दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से बच्चों जो स्फीयर है ये वाला, ये जो हमारे पास ब्लू कलर में जो स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर के किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर अगर हम लोग छोटा सा एरिया ले लें DA और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड
तो रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ पर, तो ई और डी ए क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग किसी डिफरेंशियल एरिया डी ए को कंसिडर करें तो डी ए वेक्टर इधर डाउनवर्ड होगा और ई वेक्टर भी क्या होगा, ऐसे अवे, रेडियली आउटवर्ड ऐसे अवे होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग हर जगह पे देखेंगे कि इस स्फीयर पर, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर ई और डी ए क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारे पास है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो ई डी ए चूंकि थीटा इक्वल टू 0 है इसलिए बनेगा ये ई डी ए कॉस 0। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, चूंकि कॉस 0 1 होता है तो ई डी ए हो जाएगा। अब फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई डी फाई, जो टोटल सरफेस से, टोटल इस सरफेस से पास होने वाले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें, इस पूरे सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी डी ए। तो बच्चों ई की वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर जो रेडियस है इस स्फीयर का वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन डी ए, तो बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन डी ए करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ, इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, छोटे छोटे डी ए किसके, जो सरफेस एलिमेंट्स हैं, एरिया एलिमेंट हैं। तो बच्चों सभी एरिया एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल कम एज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए की जगह पे होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, बच्चों जब क्लोज सरफेस होता है इसीलिए हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन और फिर यहाँ पर गोल बना देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये गोल बना दिया गया है, तो ये बता रहा है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, चार्ज जो चार्ज एनक्लोज होगा तो ये हम लोग लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड। तो यही क्या है, गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed within the surface। तो Q enclosed यानी कि this is the charge inside the closed surface। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स Q enclosed। तो अगर हमारा ये जो सरफेस है एक एनक्लोज सरफेस, जैसे एक प्रिज्म हो सपोज कर लीजिए, तो इस टाइप का अगर एक प्रिज्म है तो प्रिज्म वाले एरिया से अगर हम लोग देखें कि कितना फ्लक्स पास होगा तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से कोई अगर एक सॉलिड सरफेस या ऐसा कोई सरफेस हम लोग एज्यूम कर लें, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसका फेस हो, जिसके फेसेस कैसे हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो, तो अगर ऐसा भी कोई क्लोज्ड सरफेस होगा तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसी तरह से सपोज कर लीजिए यह एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, सिर्फ सेंटर पर ही नहीं, सेंटर से अलग भी कहीं इसके अंदर में, इसके क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कहीं पर भी कोई चार्ज रखा होगा क्यू, तो जो टोटल फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों सपोज कर लीजिए ये एक स्फीयर है, एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसकी कुछ रेडियस है, और ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकेंड स्फीयर है और ये थर्ड स्फीयर है। ये सभी स्फीयर्स अगर कॉन्सेंट्रिक हों तो पहले स्फीयर से, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरे स्फीयर से जो फ्लक्स पास होगा वो भी होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे स्फीयर से जो भी फ्लक्स पास होगा फाई 3 इट विल ऑल्सो बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि चाहे हम शेप कुछ भी कर दें, चाहे हम साइज कुछ भी कर दें, जो क्लोज्ड सरफेस है, जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, उससे पास होने वाला फ्लक्स हमेशा ही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
इसका ये मतलब हुआ कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नोट कर लीजिए आप लोग, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये गॉस लॉ था।